हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। अभी तक अपन दिल्ली सल्तनत के अंदर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। गुलाम वंश खत्म कर चुके हैं और कल खत्म हुआ हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश भी हमारा समाप्त हो चुका है। हमने देखा है कल क्या कि खिलजी वंश के शासक का नाम क्या है, अंतिम शासक का नाम क्या था, खुसरो खां। ध्यान देना, हालांकि वो उस वंश का नहीं है लेकिन खिलजियों के नाम से ही वह शासन कर रहा था। हमने देखा है क्या, एक व्यक्ति है, नाम में क्या है, मुबारक खां। नाम क्या था, मुबारक खां। ये कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। देखा हमने कि कैसे इन्होंने अपने अंतिम दिनों में या फिर लास्ट में अपने आप को खलीफा घोषित किया है और बाद में एक हसन नामक दास को अपना प्रधान सेनापति घोषित किया है और बाद में उसे उपाधि दी है क्या, खुसरो खां की उपाधि। कौन सी उपाधि दी है, खुसरो खां की उपाधि दी है। बाद में यही खुसरो खां मुबारक खां की हत्या करेंगे और बाद में सल्तनत की गद्दी संभाल लेंगे। ये खुसरो खां अर्थात हसन क्या है, प्रथम भारतीय मुसलमान है जिसने सल्तनत की गद्दी संभाली थी। ये पढ़ चुके अपन। फिर बाद में देखेंगे कि इस हसन नामक दास की, हसन या फिर खुसरो खां की हत्या करके गाजी मलिक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक क्या करेंगे, तुगलक वंश की स्थापना करेंगे। तुगलक वंश की स्थापना करेंगे। अब डालिए हेडिंग तुगलक वंश, डालिए हेडिंग तुगलक वंश। पढ़ने वाले हैं क्या, तुगलक वंश। देखते हैं तुगलक वंश के बारे में। टाइम पीरियड क्या है इस वंश का, 1320 से लेकर 1414 तक। तुगलक वंश का टाइम पीरियड क्या है, 1320 से लेकर 1414 तक। अगर आप रिकॉल करेंगे सल्तनत की पहली क्लास के बारे में, तब मैं आपको बताया हूं कि दिल्ली सल्तनत में 5 अलग अलग राजवंशों ने शासन किया है। कौन कौन थे वो, गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था और लोदी वंश है। ये 5 अलग अलग राजवंश है जिन्होंने सल्तनत में शासन किया है। गुलाम वंश का टाइम पीरियड क्या है, 1206 से लेकर 1290 तक। खिलजी वंश का 1290 से लेकर 1320 तक, 1290 से लेकर 1320 तक। तुगलक वंश कब से कब तक है, 1320 से लेकर 1414 तक। सैयद वंश का कब तक है, सैयद वंश का 1414 से लेकर 1451 तक। और लोधी वंश कब तक है, 1451 से लेकर 1526 तक। ये क्या है, अलग अलग राजवंशों का टाइम पीरियड है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अगर आप इन पांचों का कंपैरिजन करेंगे तो पाएंगे क्या कि तुगलक वंश का टाइम पीरियड सबसे अधिक है। तुगलक वंश का टाइम पीरियड सबसे अधिक है, 1320 से लेकर 1414 तक। प्री में क्वेश्चन आएगा, सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक किस राजवंश ने शासन किया है, तुगलक वंश है। कौन सा वंश है, तुगलक वंश। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे कम समय तक किन्होंने शासन किया है, खिलजी वंश ने। खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है ना। ये प्री के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और मेंस में अगर पूछता है तुगलक वंश के बारे में, 2 मार्क्स पूछे तुगलक वंश के बारे में बताइए, तो ये वाला पॉइंट ऐड जरूर करना है कि इन्होंने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। सल्तनत काल में इन्होंने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। ठीक है, संस्थापक कौन है इस वंश के, गयासुद्दीन तुगलक। कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान देना, एक सफल सेनापति है। जब खिलजियों का शासन काल चल रहा है उस समय ये एक सफल सेनापति है। कई बार मंगोलों से इनका सामना हुआ है, मंगोल आक्रमण को हर बार विफल कर रहे हैं। ठीक है, जो गयासुद्दीन तुगलक हैं वो मंगोल आक्रमण को बार बार विफल कर रहे हैं। तब खिलजियों के द्वारा एक इन्हें उपाधि मिली। कौन सी उपाधि मिली है, गाजी मलिक की उपाधि। इनका नाम क्या था, गयासुद्दीन तुगलक। उपाधि क्या मिली है, गाजी मलिक की इन्हें उपाधि मिली है। गाजी का मतलब क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कब, महमूद गजनवी। कब, कहां पढ़े, महमूद गजनवी में गाजी का मतलब पढ़ चुके हैं। ध्यान देना, विधर्मियों की हत्या करने वाला, उस टाइप का क्या है, वो उपाधि क्या है, गाजी है। वो उपाधि क्या है, गाजी, मतलब अन्य धर्मों के लोगों के लिए ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ऐसा बताया गया है इस उपाधि के द्वारा। उपाधि कौन सी है, गाजी मलिक की उपाधि। लेकिन जब इन्होंने सत्ता संभाली है उस समय सल्तनत बहुत ही कमजोर है। हमने देखा है क्या, मुबारक खान ने 18,000 कैदियों को मुक्त कर दिया था।
देखा कि नहीं। साथ ही साथ जो कठोर कानून है सबको समाप्त ही कर दिया, बाद में खुद तो खलीफा भी घोषित करते हैं। मतलब क्या है, राज्य में असंतोष फैल गया, अपराध बढ़ चुका है और राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है और ऐसे समय में एक नया राजा बना है, कौन, गयासुद्दीन तुगलक, एक नया सुल्तान बना है। मतलब क्या है, इनके सामने बहुत सारी चुनौती है। बहुत सारी चुनौती क्या है, अपने राज्य को फिर से समेटना है, अपने राज्य को फिर से समेटना है, उसे बिखरने नहीं देना है, साथ ही साथ उसकी वित्तीय स्थिति को भी फिर से संभालना है। मतलब एक बहुत बड़ी चुनौती इसके सामने, गयासुद्दीन तुगलक के सामने। और इनका पूरा जीवन काल अपने राज्य को समेटने में ही निकल जाएगा, ताकि कहीं पर विद्रोह ना हो और सभी के सभी जो रीजन हैं वो सल्तनत के अंदर में रहे। इसी प्रयास में ही इनका जीवन निकल जाएगा और एक घटना में इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में। लेकिन जब अपना शासनकाल चला रहे हैं तब पूरे राज्य को समेटने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने प्रजा कल्याण की नीति अपनाई है, ताकि कोई भी विद्रोह ना हो। ध्यान देना, कोई भी विद्रोह ना हो, इसीलिए उन्होंने प्रजा कल्याण की नीति अपनाई है। इस प्रजा कल्याण की नीति के अंतर्गत उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा छीनी गई भूमि वापस कर दी है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा छीनी गई भूमि वापस कर दी। हमने पढ़ा क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि को, दान में दी गई भूमि को खालसा जमीन में परिवर्तित करने का काम आरंभ किया था। पढ़ा कि नहीं, कि अलाउद्दीन खिलजी ने दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित करने का काम आरंभ किया था। मतलब क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि अलाउद्दीन खिलजी खुद अपने अधीन में भूमि ले रहा है ताकि उस भूमि से उसे टैक्स मिले। लेकिन इससे प्रजा में जो उच्च वर्ग है उसमें असंतोष फैल रहा है कि उनकी भूमि को छीना जा रहा है और उनके असंतोष को दबाने के लिए ही इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा छीनी गई भूमि को वापस कर दिया। जिसका ले लो, मत दो टैक्स। ठीक है, बस विद्रोह मत करना। ठीक है, इसीलिए उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा छीनी गई भूमि वापस कर दी है। अब किसानों के कल्याण के लिए काम करेंगे। ध्यान देना, जो तुगलक वंश है उनमें जो 3 महत्वपूर्ण शासक हैं, सभी किसानों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण काम करेंगे। उनमें से ही कौन है, गयासुद्दीन तुगलक है, जिन्होंने पहली बार सल्तनत काल में नहरों का निर्माण कराया है। मैं बोल रहा हूं सल्तनत काल में, ना कि बोल रहा हूं भारत के इतिहास में, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, सल्तनत काल में इन्होंने पहली बार नहरों का निर्माण कराया है। प्रथम सुल्तान है जिन्होंने नहरों का निर्माण कराया है। कौन है, गयासुद्दीन तुगलक है। किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। पहली बार इन्होंने नहर का निर्माण कराया सल्तनत काल में, इससे पहले लोग नहीं कराए थे। ठीक है, इन्होंने नहरों का निर्माण कराया, मतलब किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। कौन, गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन एक नहर बनाने से कुछ नहीं हुआ, एक नहर बनाने से कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी उनको हाई टैक्स देना पड़ा, किसानों को टैक्स देना पड़ा है और उस मात्रा में उपज नहीं हो रही है, और इनका प्रिंसिपल क्या है कि विद्रोह नहीं होना चाहिए। और इसी विद्रोह को, मतलब जो लोगों के मन में विद्रोह हो रहा है उसको दबाने के लिए इन्होंने एक तरकीब सोची है। कि क्यों ना टैक्स कम कर दूं, और इसी कारण इन्होंने टैक्स कम कर दिया। कर में क्या किया, कटौती की है। कर में कटौती की है किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। बोल रहा है क्या कि अब 1/5 से लेकर 1/3 भाग इतना ही कर लेंगे। 1/5 से लेकर 1/3 मतलब 25%, 20% से लेकर 33%, मैक्सिमम कर कितना है 33% ही रहेगा। उससे ज्यादा टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, हमने देखा है ना अलाउद्दीन खिलजी के समय कि दोआब में कर वृद्धि कर दिया था। कितना किया था, अप टू 50% कर दिया था। लेकिन इन्होंने एक रूल बना दिया क्या कि 1/5 से लेकर 1/3 भाग ही कर लिया जाएगा। मतलब क्या है, 20% से लेकर 33% तक ही कर लिया जाएगा। अगर आपकी उपज है, उपज का 20% से लेकर 33% भाग ही कर के रूप में लिया जाएगा। मतलब क्या, सब खुश हैं कि अब टैक्स कम देना पड़ रहा है। साथ ही इन्होंने एक रूल बनाया है कि सपोज दैट चालू वित्तीय वर्ष में अगर 1/5 से लेकर 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो आने वाले वित्तीय वर्ष में जो मैक्सिमम बढ़ोतरी हो सकती है वो 1/10 या 1/11 ही होगी।
अगर आने वाले वित्तीय वर्ष में बढ़ोतरी करना है टैक्स में, तो 1/10 या 1/11 भाग से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। ये रूल किसने बना दिया है? गाजी मलिक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक ने एक रूल बना दिया है कि अगर आप टैक्स में परिवर्तन कर रहे हो अगले वित्तीय वर्ष के लिए, तो इतने से ज्यादा टैक्स नहीं बढ़ा पाओगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1/10 भाग ही आप टैक्स बढ़ा सकते हो, ठीक है। और इन सब कार्यों के द्वारा उन्होंने अच्छी खासी पकड़ बना ली है अपने राज्य में। अब विद्रोह होना लगभग बंद हो गए हैं। जो अमीर वर्ग है, ठीक है, उन सबको भी क्या बोला है कि उनका अधिकार क्षेत्र, अमीर जो वर्ग है उनका अधिकार क्षेत्र, जो उलेमा है उनका भी अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। वो भी खुश हो गए हैं, वो भी विद्रोह नहीं कर रहे हैं। इन सबको दबाने के पश्चात, इन सबको खुश करने के पश्चात इन्होंने अब अपना साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ किया। जब सब खुश हो गए हैं, जब सत्ता में स्थायीपन आ गया है, तब अब साम्राज्य विस्तार करेंगे। कौन? गयासुद्दीन तुगलक अर्थात गाजी मलिक। यहां तक क्लियर है, ठीक है। इनका एक पुत्र है, नाम क्या है? जूना खां। इन्होंने अपने पुत्र जूना खां को भेजा है दक्षिण विजय अभियान पर, ठीक है। पुत्र का नाम क्या है? जूना खां, और उस पुत्र को भेजा है दक्षिण विजय अभियान पर, जहां पर जूना खां कहां है? वारंगल में है। कहां थे? वारंगल में। जब हम पढ़े हैं अलाउद्दीन खिलजी, वहां पर मैं बताया हूं कि वारंगल में उस समय शासन किसका है? प्रताप रुद्रदेव का। किसका शासन है? प्रताप रुद्रदेव का, जिसे मलिक काफूर ने पराजित किया था। प्रताप रुद्रदेव जी हैं, अन्नम देव के बड़े भाई हैं, जिन्हें मलिक काफूर ने पराजित किया था, ठीक है। लेकिन जब खिलजी वंश समाप्त हो गया तो ये स्वतंत्र हो गए हैं और तब जूना खां ने इन पर आक्रमण किया। जब जूना खां ने लगभग 1321 में इन पर आक्रमण किया, किस पर? प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण किया है। और दोनों के मध्य क्या हुआ है? युद्ध हुआ। युद्ध में जूना खां पराजित होंगे। जीता कौन है? प्रताप रुद्रदेव जीत गए हैं। जूना खां पराजित हुआ है पहले युद्ध में। जब पहला युद्ध हुआ वारंगल में प्रताप रुद्रदेव और जूना खां के मध्य, उससे प्रताप रुद्रदेव जी जीत गए। हारा कौन है? जूना खां हार गया। लेकिन इस हार से वो हतोत्साहित नहीं है। फिर से अपने सैनिकों को संभालेंगे, अपने राज्य को संभालेंगे, और ठीक 1 वर्ष बाद पुनः आक्रमण करेंगे। कहां पर? वारंगल पर इन्होंने पुनः आक्रमण किया। ठीक 1 साल बाद उन्होंने वारंगल पर पुनः आक्रमण किया है। प्रताप रुद्रदेव वर्सेस जूना खां, इनके मध्य फिर से एक युद्ध होगा। जब इस बार के युद्ध में जूना खां जीत गए, प्रताप रुद्रदेव पराजित हुए हैं। प्रताप रुद्रदेव जी पराजित हुए हैं। तब उनका जो क्षेत्र है उनसे छीन लिया गया और उन्हें बंदी बनाया गया है। उन्हें बंदी बनाकर कहां रखेंगे? दिल्ली में रखेंगे। और बाद में प्रताप रुद्रदेव यहां से छूटकर वारंगल आएंगे, जहां कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। जब उनकी मृत्यु होगी तब उनके भाई, छोटे भाई, नाम क्या था? अन्नमदेव। क्या नाम था? अन्नमदेव 1324 में बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना करेंगे। ये पढ़ेगी ना अपन? बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना करेंगे। छत्तीसगढ़ में पढ़े अपन, ठीक है। रिलेट कर रहा हूं बस, उसको नहीं पढ़ना अभी, ठीक है। जब सेकंड युद्ध में जूना खां जीत गए हैं, तब अब इस वारंगल वाले क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया है? तुगलक वंश का अधिकार हो गया है। ध्यान देना, अगर आप इस समय क्षेत्र देखें, भारत में क्षेत्र देखें, तो कश्मीर और वर्तमान बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग पूरे भारत का क्षेत्र किसमें आ गया? तुगलक वंश के अंतर्गत आ गया था, ठीक है। जो कश्मीर वाला क्षेत्र है, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, उसको छोड़कर लगभग पूरा भारत किसके अधीन आ गया है? तुगलक वंश के अधीन आ चुका था। मतलब पहले विद्रोह को दबाया और अब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। कौन? तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अब यहां कहां भेजे थे? अपने पुत्र को भेजे थे, वारंगल में अपने पुत्र को भेजे थे। और ठीक इसी समय, कुछ समय पश्चात
क्या हो रहा है, एक प्रसिद्ध सूफी संत है, एक प्रसिद्ध सूफी संत है, नाम क्या है उनका, निजामुद्दीन औलिया। सबने नाम सुना है क्या, निजामुद्दीन औलिया, एक प्रसिद्ध सूफी संत है निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ये क्या है, एक प्रसिद्ध सूफी संत है, प्रसिद्ध सूफी संत हैं। ठीक है, अब निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के मध्य किसी बात को लेकर मतभेद हो चुके हैं। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया जी जो कि प्रसिद्ध सूफी संत हैं और तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के मध्य किसी बात को लेकर मतभेद है, विवाद हो चुका है। ठीक है, अब विवाद के बाद क्या हो रहा है, गयासुद्दीन तुगलक जी एक बार बंगाल विजय अभियान के लिए गए। कहां गए हैं, बंगाल विजय अभियान पर गए हैं। गयासुद्दीन तुगलक कहां गए हैं, बंगाल विजय अभियान पर गए हैं, बंगाल विजय अभियान पर गए हैं। जब बंगाल विजय अभियान पर गए हैं तब उन्होंने बंगाल को जीत लिया, अभियान सफल रहा, अभियान सफल रहा। जब अभियान सफल हो गया तब उन्होंने बंगाल से दिल्ली एक मैसेज भेजा है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक कहां गए हैं, बंगाल विजय अभियान पे गए थे। जब बंगाल जीत लिया है तब उन्होंने बंगाल से निजामुद्दीन औलिया के लिए एक मैसेज भेजा है, निजामुद्दीन औलिया जी के लिए एक मैसेज भेजा है, क्या कि मेरे दिल्ली आने से पहले आप दिल्ली छोड़कर चले जाइए। ठीक है, किसने मैसेज भेजा है, गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया जी को एक मैसेज भेजा है, क्या मैं बंगाल से दिल्ली आ रहा हूं और मेरे दिल्ली आने से पहले आप दिल्ली छोड़कर चले जाइए, आप दिल्ली छोड़कर चले जाइए। तब निजामुद्दीन औलिया जी ने एक बात कही है, तब निजामुद्दीन औलिया जी ने एक बात कही है, क्या बात कही है, हुनूज दिल्ली दुरस्त। क्या बात बोली है, हुनूज दिल्ली दुरस्त। क्या बात बोली है इन्होंने, हुनूज दिल्ली दुरस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है। क्या बात बोली है, दिल्ली अभी दूर है। ये बात किसने बोली है, निजामुद्दीन औलिया जी ने बोली है। अब देखते हैं होता क्या है, अब देखते हैं होता क्या है। इन्होंने बाद अपना मैसेज दे दिया है और ये भी निश्चिंत है, इन्होंने भी अपना रिप्लाई दे दिया है। ठीक है, अब ये कहां से आ रहा है, बंगाल से दिल्ली आ रहे हैं। ये बंगाल से कहां आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं। अब बंगाल मतलब क्या, एक बहुत बड़ा क्षेत्र ये जीत कर आ रहे हैं। तब इनका पुत्र जूना खां, तब इनका पुत्र जूना खां इनके स्वागत के लिए दिल्ली के आउटर स्कर्ट में, मतलब बाहरी क्षेत्र में एक जगह है, नाम क्या है, अफगानपुर। नाम क्या है, अफगानपुर। अफगानपुर में लकड़ी का एक महल बनवाएगा। ठीक है, बंगाल का क्षेत्र जीत कर आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा रीजन जीत कर आ रहे हैं। तब इस खुशी में जूना खां ने अपने पिता के लिए एक लकड़ी का महल बनाया है उनके स्वागत के लिए। ठीक है, उनके स्वागत के लिए लकड़ी का महल बनवाया है और लकड़ी के महल में इनका स्वागत किया जा रहा है। जब स्वागत कर रहे हैं ठीक उसी समय पर दुर्घटना हुई, कुछ दुर्घटना हुई है। कई लोग बोलते हैं क्या, हाथी का पैर लग गया, उस लकड़ी के महल पर हाथी का पैर लग गया है और इस कारण से पूरा लकड़ी का महल गिर गया है, पूरा लकड़ी का महल गिर गया है और इस घटना में गयासुद्दीन तुगलक जी की मृत्यु हो जाती है। इस घटना में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। लकड़ी का महल किसने बनवाया था, गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जूना खां ने बनवाया था। कहां बनवाया था, अफगानपुर में, जो कि दिल्ली के पास स्थित है। और इस दुर्घटना में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। मतलब क्या है, इनका कथन तो सही हो गया, हुनूज दिल्ली दुरस्त, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली पहुंच नहीं पाए। दिल्ली पहुंच नहीं पाए कौन, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली पहुंच ही नहीं पाए। तब से ये एक मुहावरा बन गया, क्या, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, दिल्ली पहुंच नहीं पाया। अब जब इनकी मृत्यु हो गई, जब इनकी मृत्यु हो गई तब इनका पुत्र जूना खां, तब इनका पुत्र जूना खां क्या बनने वाला है, अगला सुल्तान बनने वाला है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जूना खां अब दिल्ली का सुल्तान बनने वाला है। ठीक है, ध्यान देना, कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं कि ये जूना खां का सोचा समझा षड्यंत्र था। ठीक है, इनका सोचा समझा षड्यंत्र था और सत्ता प्राप्ति के लिए ही इन्होंने अपने पिता की हत्या करवाई है।
कुछ इतिहासकार यह मानते हैं, लेकिन कुछ का मानना क्या है कि मात्र एक दुर्घटना थी, मात्र एक दुर्घटना थी। और इस दुर्घटना में गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो चुकी है, मृत्यु चुकी। गयासुद्दीन तुगलक की इस घटना में मृत्यु हो चुकी है। ये सब था इसके बारे में, गयासुद्दीन तुगलक जी के बारे में। अब देखते हैं किसके बारे में, उनके पुत्र जूना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। डालिए हेडिंग, मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात जूना खां, डालिए हेडिंग। देखते अपन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ये कौन है, गाजी मलिक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र है। हमने पढ़ा गया गाजी मलिक का एक पुत्र, नाम क्या था, जूना खां। नाम क्या था, जूना खां। नाम क्या था, जूना खां। और बाद में यही जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बनेगा। शासक बना कब, जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई है एक दुर्घटना में। ठीक है, जगह कौन सा था, अफगानपुर नामक स्थान पर इन्होंने क्या बनाया है, एक लकड़ी का महल बनाया है। और दुर्घटना बस वह लकड़ी का महल क्या हो गया है, गिर गया है। और उस दुर्घटना में इनके पिता अर्थात गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई है, जिनकी मृत्यु के बाद जूना खां क्या बनेगा, शासक बनेगा। जूना खां शासक बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से यह जूना खां अब शासक बन चुका है। टाइम पीरियड क्या है, 1325 से लेकर 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक रहा है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छे से पढ़ना, डिटेल में पढ़ना है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। प्री में तो बनता ही है, मेन से भी क्वेश्चन आ सकता है इनके बारे में, इनकी प्रशासनिक योजनाओं के बारे में। क्योंकि अपने समय से आगे के विचारे वाले थे कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। कहते हैं क्या कि सल्तनत काल के सबसे विद्वान व्यक्तियों में, सबसे विद्वान शासकों में कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक उन सब में से एक है। बहुत ज्यादा दिमाग वाले हैं, अपने समय से आगे के विचार वाले व्यक्ति हैं। हालांकि कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है, इसका योजना इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है, लेकिन योजना थी तो अच्छी। और उन योजना के बारे में अपन को पढ़ना है। हालांकि वो योजनाएं असफल रही है, लेकिन उन सब के बारे में अपन को पढ़ना है। देखते हैं, सल्तनत काल के सर्वाधिक विद्वान व्यक्तियों में से एक माने गए। ये पढ़ने बोला हूं क्या, सल्तनत काल के सर्वाधिक विद्वान व्यक्तियों में से एक कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सर्वाधिक विद्वान कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे। और इसी कारण विद्वान तो थे, लेकिन उनकी योजना इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, किस्मत ही खराब था बेचारे का। ठीक है, इसी कारण क्या बोले हैं, इनकी योजनाएं इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। और इस कारण से प्रजा में असंतोष है, अलग शासकों में असंतोष है। और इसी कारण बहुत सारे विद्रोह भी इनके समय में होते हैं। अच्छा आदमी है, ठीक है, सोचते भी अच्छा है, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। कई लोग कहते हैं ना किस्मत खराब ही रहता है, उस टाइप के हैं। ठीक है, इसी कारण बोला जाता है क्या, सबसे विवादास्पद सुल्तान है सल्तनत काल के इतिहास काल में। सबसे विवादास्पद व्यक्ति कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है। और इतिहासकारों ने इन्हें अलग अलग नाम से संबोधित किया है। इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को अलग अलग नाम से संबोधित किया है। क्या बोल रहे हैं लोग, अभागा आदर्शवादी, मतलब किस्मत खराब है। अभागा मतलब किस्मत ही खराब, जिसका भाग्य खराब हो, अभागा आदर्शवादी। अगला क्या बोल रहे हैं, रक्त पिपासु, रक्त पिपासु, परोपकारी तुगलक, और लास्ट में क्या है, पागल सुल्तान। ठीक है, अभागा आदर्शवादी, रक्त पिपासु, परोपकारी तुगलक और पागल सुल्तान। एक बार प्री में क्वेश्चन पूछ चुका है कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान किसने कहा है, पागल सुल्तान किसने कहा है, याद रखना। एल्फिंस्टन नाम के व्यक्ति ने, एल्फिंस्टन नाम के व्यक्ति ने इन्हें पागल सुल्तान कहा है। ठीक है, एल्फिंस्टन नाम के व्यक्ति ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा है। इनकी एक पुस्तक है, नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बुक का नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बुक का नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इस पुस्तक में इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोला है, पागल सुल्तान कहा है। क्या बोला है, पागल सुल्तान। ठीक है, ध्यान देना, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है धर्मनिरपेक्ष शासक है, एक धर्मनिरपेक्ष शासक है। अभी तक जितने सुल्तान हुए हैं सब क्या कर रहे हैं कि जो मुस्लिम वर्ग के नेता, जो मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति हैं, उन्हें उच्च पद दे रहे हैं और उनमें उन्हें शासन में बहुत सारी छूट प्राप्त है। जबकि हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं है, हिंदुओं के साथ दोषपूर्ण, द्वेषपूर्ण व्यवहार रखते कौन,
सल्तनत काल के शासक। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बने हैं तब उनके मन में क्या है, थोड़ी बहुत सद्भावना है हिंदुओं के प्रति, और इसी कारण वो हिंदुओं के त्योहार में पार्टिसिपेट कर रहे। हिंदुओं के त्योहार होली में पार्टिसिपेट कर रहे कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के त्योहार होली में पार्टिसिपेट कर रहे। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि हिंदुओं के त्योहार होली में कौन सा सुल्तान पार्टिसिपेट करता था, मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के त्योहार होली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ध्यान देना, धर्मनिरपेक्ष शासक है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। एकदम धर्मनिरपेक्ष नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर बाकी सबसे तो बहुत अच्छा है, बाकी सबसे बहुत अच्छा है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। हिंदुओं के त्योहार होली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब क्या है, हिंदुओं में इनके प्रति आदर का भाव बढ़ते आ रहा है। ठीक है, जो हिंदू है इनको मानने लगे कि हाँ ये ठीक है। लेकिन ध्यान देना, जो मुस्लिम शासक, जो मुस्लिम उलेमा वर्ग है वो इनसे खुश नहीं है कि हिंदुओं के त्योहार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए एक वर्ग की तरफ क्या है, इनका झुकाव बढ़ा है। लेकिन जो मुस्लिम वर्ग, जो उलेमा वर्ग है, जिनके आसपास इनको रहना है, वो सब इनसे क्या हो रहे हैं, अब असंतुष्ट हो रहे हैं। वो सब इनसे असंतुष्ट हो रहे हैं। उन सब में विद्रोह की भावना आ रही है। किसके प्रति, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रति। ठीक है, ध्यान देना, इनके दरबार में 2 जैन विद्वान परमानेंटली रहते हैं। ठीक है, तो परमानेंटली वहीं उनके दरबार में ही रहता है। नाम है क्या है, राजशेखर एवं जैन प्रभुसूरी। राजशेखर एवं जैन प्रभुसूरी नाम के 2 विद्वान परमानेंटली इनके दरबार में ही रहते हैं। इन सब बातों से सिद्ध होता है क्या, कि एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। हिंदुओं के त्योहार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ ही में 2 जैन विद्वानों को भी अपने दरबार में इन्होंने रखा है। ठीक है, ये किसके बारे में है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं उनकी प्रशासनिक योजनाएं। डाली हेडिंग, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाएं। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाएं। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजना है। ठीक है, मैं क्या बोला, एक पॉइंट बोला हूं, अपने समय से आगे के विचारों वाले व्यक्ति थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक हैं अपने समय से आगे के विचारों वाले व्यक्ति थे। मतलब क्या है, जो उस समय 1325 के समय में जो चीजें प्रैक्टिकल लगती नहीं है, वो चीज भी इंप्लीमेंट करने से घबराते नहीं। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। जब घबरा नहीं रहे हैं तो डर नाम का चीज नहीं है, और यही कारण बनता है क्या, इनके असफल होने का। थोड़ा बहुत डरना जरूरी है, उसके बारे में मंथन करना जरूरी है कि इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। अगर आप सोचते नहीं हो कि इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो फिर वो जो योजना है सफल नहीं हो पाएगी। एक कहावत नहीं है कि अगर आपको कोई उद्देश्य है, आपको कोई एम है, और अगर आपके पास प्लान नहीं है, अगर उस एम को पाने के लिए आपके पास प्लान नहीं है, तो फिर आपका उद्देश्य नहीं है, वो केवल आपकी एक मात्र इच्छा बस है। क्या है, आपकी मात्र इच्छा बस है, आपका उद्देश्य नहीं है। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो मात्र क्या आपकी इच्छा है, वो आपका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, सेम इनके साथ भी ऐसा होगा, सेम इनके साथ भी